Hello friends, this is Pragnesh Sudhar from Takshila English School. Today we are going to see the chapter number 2 in unit 2, the sound of music, जिसका part 1 देखेंगे. क्लास 9th का ये चैप्टर है. एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing. फ्रेंड्स, जिस तरह से हम जानते हैं कि साउंड जो है वो एसोसिएट करता है सीधे हमारे कान से, ईयर से. अगर कोई आपको कहे कि भाई मैं सुन नहीं सकता हूँ, और जो इंसान सुन नहीं सकता है तो फिर वो म्यूज़िक कैसे बजा सकता है? आप समझ सकते हो. अगर मुझे सुनाई नहीं देता है तो मैं म्यूज़िक कैसे सुनूंगा और मैं म्यूज़िक कैसे बजा सकता हूँ? लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्ट हमें दिया गया है, जिस महान फिगर की हमें बात की गई है, वो है एवलिन ग्लेनी. लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग. वो बिना सुने साउंड को सुन सकती है. थोड़ा सा अजीब है बट इट इज़ अ पॉसिबल. कैसे है? आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स को हम रीड करते हैं. बिफोर यू रीड्स, यहाँ पे एक लाइन दी गई है जो एक्सप्रेस की गई थी. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. भगवान ने शायद उसकी हियरिंग कैपेसिटी जो थी वो ले ली थी, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो थी उसको प्रदान की थी. अक्सर ऐसा ही होता है जब किसी एक इंसान के पास चीज़ें जो नहीं होती है, शायद उसमें कुछ डिफॉर्मिटी होती है, अनएबिलिटी हो जाती है, तो उसको किसी और में और ज़्यादा मास्टर किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे दी जाती है. वॉट वी हियर शी फील्स. जिस तरह से हम साउंड को सुनते हैं तो वो क्या करती थी, उसको फील करती थी. शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. हमसे भी ज़्यादा. शायद हम सब ऊपर सिर से लेकर नीचे पाँव तक अप टू डेट परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हम भी जितना नस उसको फील कर पाए, उसको समझ पाए, उतना एवलिन ग्लेनी जो थी उसको समझ पाती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और शायद इसी की वजह से वो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती थी. लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट दैट, जो हमें एक फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी. कि फिजिकली अनएबल होने के बावजूद भी उसने अपनी लाइफ की सक्सेसफुल स्टोरी जो थी वो बनाई. हमें भी इसमें से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल सकती है. द फर्स्ट पैरा, इफ यू आर गोइंग टू सी दैट, रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर द पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. रश आवर का मीनिंग ये होता है कि पिकअप आवर्स. जिस तरह से हम जानते हैं कि सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे और शाम को 5 से लेके 8 बजे तक का रश आवर होते हैं, यानी उस वक्त क्राउड जो है वो कुछ ज़्यादा ही होता है. ऑफिस जाने वाले लोग, ये सब जो, तो उसे पिकअप आवर्स भी कहते हैं. तो रश आवर यानी बहुत ही क्राउड जो था वो एक दूसरे को पुश करता हुआ. जॉस्टल का मीनिंग होता है पुश, यहाँ पे दिया गया है आपको. सो दैट इज ऑल्सो यू कैन सी दैट. जॉस्टल का मीनिंग होता है द पुश. दैट इज कॉल्ड हियर, इट इज गिवन टू यू. तो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. वहां पे लोगों का क्राउड जो था वो पोजीशन पाने, जिस तरह से होता है ना कि वो ट्रेन आने वाली होती है तो बस आने वाली होती है, तो किस तरह से बस स्टैंड में या तो बस स्टेशन में या तो प्लेटफॉर्म पे लोग जो है वो अचानक से एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए अपनी पोजीशन पाने के लिए आए थे, तो उस तरह से वहां पे भी क्राउड जमा हुआ था. अ स्लाइट गर्ल. स्लाइट का मीनिंग है स्मॉल एंड थी, छोटी थी, पतली थी. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. 17 साल थे लेकिन फिर उससे भी यंगर यानी उससे भी छोटी लगने वाली ये लड़की. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड. नर्वस थी लेकिन साथ साथ में एक्साइटेड भी थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो जो ट्रेन जो थी उसकी नज़दीक अप्रोच करना यानी नज़दीक की तरफ आना, उसके वाइब्रेशन से वो एक्साइटेड थी क्योंकि वो उसके वाइब्रेशन फेल्ट कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डोंटिंग इनफ. डोंटिंग का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया गया है, इट इज कॉल्ड अ फ्राइटिंग. आप लिख सकते हो. सो डोंटिंग इनफ, डोंटिंग यानी फ्राइटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म. स्कॉटिश फार्म इसलिए बिकॉज वो बेसिकली थी स्कॉटलैंड की, स्कॉटिश थी. और स्कॉटिश फार्म यानी एक
छोटे से गांव में या विलेज गांव में से आई हुई लड़की लंदन की बेस्ट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक्स के अंदर उसका परफॉर्मेंस था, फर्स्ट डे था उसका। तो जाहिर सी बात है इस टीनेजर गर्ल के अंदर काफ़ी नर्वसनेस होगी, डरी हुई थी। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस का होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, एस्पायर यानी इच्छा, आकांक्षा। तो ये जो उसकी जो इच्छा थी म्यूजिशियन बनने की, फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, उसने लाइफ में दूसरे लोगों से भी ज़्यादा मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन फेस ऑफ की गई। क्यों? शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या थी? डीप थी। आप सोच सकते हो, अब एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती है बट बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा सकती है। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल यानी स्लोली उसकी जो स्टेप बाय स्टेप उसकी जो हियरिंग की जो कैपेसिटी है वो लॉस हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर को याद है जब उसने नोटिस किया कि 8 साल की जो एवलिन जो थी, जो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तो उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, क्योंकि उसको पियानो बजाने के लिए वेट कर रही है। लोगों ने उसका नाम यानी स्टेज के ऊपर से उसका नाम अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन वो मूव नहीं की, नाम अनाउंस होने के बावजूद भी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेड इसेबल ग्लैनी। इसेबल ग्लैनी कौन थी? उसकी मदर। तो उसकी मदर ने जवाब दिया कि उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि शी हैडंट हर्ड, उसने सुना ही नहीं। फॉर अ क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील। कंसील का मीनिंग क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हाइड। कंसील का मीनिंग होता है हाइड। तो कुछ वक्त तक एवलिन ने अपनी ये जो ग्रोइंग डीफनेस थी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, ये जो उसकी डीफनेस यानी ये जो डीफनेस की जो उसकी बीमारी थी जो बढ़ रही थी, उसको कंसील यानी उसको छुपाने के लिए कुछ तक उसने मैनेज किया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेट एंड हर हेड मिस्ट्रेस। लेकिन जैसे ही वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स यानी उसकी जो ये डीफनेस थी, उसकी जो सिम्टम्स थी, जैसे कॉल मार्क्स, हैड डिटेरियोरेट यानी पहचान में आ गया। डिटेरियोरेट क्या मीन्स ये कुछ ज्यादा ही गंभीर अवस्था जो थी, यानी वो है ना सीरियस प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने लगी। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस यानी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने अर्ज यानी उनको रिक्वेस्ट किया उनके पेरेंट्स को टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उसको कहाँ पे ले जाया जाए? एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of a gradual nervous damage. Impaired का मीनिंग आपको दिया गया है यहाँ पे वीकेंड। वीकेंड का होना इट मीन्स इस तरह से उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी थी वो वीक हो चुकी थी। उसकी नर्व्स जो थी यानी उसके अंदर जो ग्रेजुअल नर्व आती है अंदर की, इतनी डैमेज हो चुकी थी कि जिसकी वजह से उसके रिजल्ट में ऐसा हुआ कि उसकी ये जो प्रॉब्लम है वो इम्पैर्ड यानी कभी सॉल्व नहीं हो सकती। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फीटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डीफ। उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि जो हियरिंग एड्स आते हैं यानी सुनने की मशीन, वो उसको फिट करवाई जाए और उसको डीफ यानी जो डीफ स्कूल होते हैं वहां पे उसको भेजा जाए। एवलिन सेज एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। ये एवलिन के शब्द थे कि सब अचानक से पूरा धुंधला सा लगने लगा, ब्लैक दिखने लगा, यानी उसके सामने तो जैसे उसकी दुनिया ही नहीं रही। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ इंस्पायर्ड थी, तो उसने कहा कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड करेगी यानी जिएगी, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के लिए उसके अंदर परस्यू करना यानी उसके पीछे, उसको पाने के पीछे वो लगी रहेगी।
One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक लड़की को उसने xylophone बजाते हुए देखा और उसने भी ये इच्छा प्रकट की कि मुझे भी बजाना है. Most of the teachers discouraged her. जाहिर सी बात है, एक टीफ लड़की जिसने xylophone बजाने की इच्छा प्रकट की तो उसके सारे टीचर जो थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया कि तुम नहीं बजा सकती हो. बट percussionist रॉन फॉब्स, percussionist का मीनिंग आपको है पर्सन हु प्लेज अ ड्रम, तबला और एटीसी, यानी एक तरह का म्यूजिशियन. तो ये percussionist जो थे रॉन फॉब्स, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा था. रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. स्पॉटेड यानी वो जान गए कि इस बच्ची में कुछ तो बात है, एक क्वालिटी है, एबिलिटी है. पोटेंशियल का मीनिंग होता है. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स. और रॉन फॉब्स जो है उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग लार्ज टोन जो थे, लार्ज ड्रम के ऊपर अलग अलग टोन्स बजाए. होता है ना कि ड्रम जो होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा और एक छोटा सा, इस तरह से 2 ट्यून नोट्स बजाए. और उन्होंने उसको इशारे में कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. वो ये कहना चाहते थे उसको कि तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. एवलिन एवलिन ने कहा ना उसके इंटरव्यू में था, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि तुम इस टोन को सेंस यानी फील करो किसी दूसरे रास्ते से. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. तो उसको पता चला कि मैं जो हूँ, मेरा वेस्ट यानी कमर से ऊपरी का हिस्सा जो है, वो जो हायर ड्रम यानी वो हायर नोट्स जो बजी थी जोर से, उसका जो वाइब्रेशन था उसको अपने वेस्ट अप के ऊपर से सुनाई दे रही थी. जबकि लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर टोन बजाया था स्लो वाला, वो उसको उसकी कमर से नीचे के हिस्से में सेंस हो रहा था. तो ये चीज जो थी उसने उस दिन सीखी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. रॉन फॉब्स जो थे उन्होंने ये एक्सरसाइज रिपीटेड की तो एवलिन जल्दी ही ये समझ गई कि शी कुड सेंस, यानी वो जो नोट्स होते हैं, यानी जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं, अलग अलग साउंड जो होते हैं, वो क्या कर सकती है, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से वो उसको महसूस कर सकती है. I had learned to open my mind and a body to sound and vibration. अब उसने क्या किया, तो I had learned to open, यानी मुझे सीखने के लिए मेरी माइंड और बॉडी को ओपन करना है साउंड वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए. द रेस्ट वॉज अ sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. sheer यानी कंप्लीट, और बाकी सब काम क्या है, तो मुझे डिटरमाइन यानी बहुत ही दृढ़ और हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और उस वक्त से लेकर उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16. 16 साल की थी तब उन्हें यूनाइटेड किंगडम यानी पूरे यूके में यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर्ड की यानी घूमी. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ. उसने डिसाइड किया कि उसकी जिंदगी को वो म्यूजिक ही बना देगी. शी ऑडिशंस यानी गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस. जैसे ऑडिशन होता है ना, जैसे म्यूजिक इंडिया में होता है, जैसे डांस इंडिया डांस में ऑडिशन होते हैं, तो उस तरह से उसने भी ऑडिशन दिया. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. उसने रॉयल एकेडमी म्यूजिक्स के अंदर ऑडिशन दिया और उसमें जो मार्क्स उसने गेन किए थे वो शायद ही इस एकेडमी की हिस्ट्री में किसी ने गेन किए थे. शी ग्रेजुअली मूव्ड फॉर ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस. पहले वो क्या करती थी, ऑर्केस्ट्रल यानी एक साथ जो ग्रुप में सारे परफॉर्मेंस या काम करते उनके साथ वो काम करती थी, उसमें से वो फिर अपने सोलो परफॉर्मेंस यानी अलोन अकेली परफॉर्मेंस देने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के उसके ये कोर्स खत्म होने के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. 3 साल में उसने म्यूजिक के अंदर जितने भी टॉप मोस्ट अवार्ड थे वो सारे क्या कर रहे, हासिल कर लिए. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. और ये सारे अवार्ड्स उसने गेन कर लिए तो एवलिन वोंट एक्सेप्ट
ये वो एक्सेप्ट ही नहीं करती थी एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, कि वो ऐसा नहीं मानती थी कभी कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़े महान इंसान के अचीवमेंट थे। शी वॉज नॉट वेनिंग। बाकी हम लोग तो क्या करते हैं, हमें तो कोई अवार्ड या ऐसा कुछ मिल जाए तो हम तो अपने आप को बहुत ही बड़ा महान सुपर हीरो मान लेते हैं। बट इवलिन के अंदर जरा सा भी ये चीज आई नहीं। उसने क्या कहा, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कि अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, क्या गेन करना है, तो आपको मिल जाएगा। एंड शी गॉट राइट टू टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट with a mastery of some 1000 instrument and she got a right to top। और वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। मल्टी परक्यूशनिस्ट का मीनिंग होता है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा म्यूजिशियन जो कम से कम मल्टी यानी एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाता हो ऐसा, और उसमें भी मास्टरी, और वो कम से कम हजारों की तादाद में इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक यानी आज यहाँ पे परफॉर्मेंस है तो कल यहाँ पे, शाम को यहाँ पे है तो परसों वहां पे, इस तरह का हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल उसका बन चुका था परफॉर्मेंस के लिए। इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच इवलिन्स फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग है फैसिनेटिंग, अट्रैक्टेड। इवलिन को एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती है और बिल्कुल एफर्टलेसली, एफर्टलेसली बिल्कुल आराम से वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती है, उसको देखना इतना इंट्रिगिंग यानी फैसिनेटिंग था। इन अवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। आप सोच सकते हो, जो लड़की सुन नहीं सकती, यहाँ पे एक्चुअली उसका इंटरव्यूज लिखा गया है, तो जो लड़की सुन नहीं सकती, इस 2 घंटे के डिस्कशंस के अंदर उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया है, एक भी वर्ड। यानी जो लोग सुन नहीं सकते उनको तो क्या करना पड़ता है, सामने वाले की आंखें, फिर उसके लिप्स, उसका जो थॉट्स, ये सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तब जाके वो उनको बात समझ में आती है। तो 2 घंटे की डिस्कशन में आप सोचो एक भी वर्ड उसने मिस नहीं किया है उसको सुनना, जो सुन नहीं सकती है फिर भी। मैन विद द बशी बियर्ड्स गिव मी अ ट्रबल, शी लाफ्ड। एक्चुअली जो इंसान उसका इंटरव्यू ले रहा था, जिसके साथ वो डिस्कशन कर रही थी, वो क्या था, बशी बियर्ड। बशी बियर्ड इट मीन्स उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी जो थी, वो काफ़ी बड़ी थी। तो वो हंसते हुए उसको मजाक में कह रहे हैं कि आपने मुझे काफ़ी ट्रबल दी अपनी वर्ड समझने, क्योंकि दाढ़ी और मूछ होने की वजह से वो लिप्स की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में तकलीफ होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, एस्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट का मीनिंग होता है वे ऑफ स्पीकिंग, जैसे हम टोन बोलते हैं। फ्लोलेस यानी विदाउट एनी फॉल्ट और मिस्टेक। तो कह रहे हैं कि सिर्फ लिप्स को देखते रहना इनफ नहीं है, इट्स अ होल फेस, स्पेशली आईज, आंखों को और पूरे फेस के एक्सप्रेशन को समझना भी जरूरी होता है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। वो स्कॉटिश लैंग्वेज में, लिल्ट में बिल्कुल फ्लोलेस, बिना किसी मिस्टेक्स के बोल सकती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कह रहे हैं कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल तक तो सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न अ फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट ये चीज़ एक्सप्लेन ये तो नहीं कर रही है कि किस तरह से उसने फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज जो थी उसको भी बोलना सीख लिया था। एज फॉर द म्यूजिक शी एक्सप्लेन, इट पोर्स इन थ्रू ईयर एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन कर रही है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जैसे कि वो मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में पोर यानी जैसे डाला जा रहा हो, ऐसा मुझे महसूस है। इट टिंगल इन द स्किन। टिंगल का मीनिंग होता है कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और दैट इज कॉल्ड अ स्टिंगिंग सेंसेशन। कि वो जैसे मेरी स्किन के अंदर वो टिंगल यानी घुल मिल रहा हो। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। उसके चिक्स के जो बोन्स है उसमें, उसके हेयर में, तो हर एक जगह पे, उसके हर एक बॉडी पार्ट में म्यूजिक जैसे क्या कर रहा है, मूव ऑन हो रहा है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. जब उसने सबसे पहले जाइलोफोन बजाती थी, या तो जब जाइलोफोन बजाती थी तो क्या होता था, वो जो जाइलोफोन के ऊपर की जो स्टिक होती थी, उसके हाथ में जो स्टिक होती थी, उस स्टिक में से जो म्यूजिक जो था उसकी फिंगर में जैसे मूव कर रहा हो, उस तरह से वो उसको सेंस करती थी और सुनती थी। By leaning against the drums, she can feel
द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब वो ड्रम के बिल्कुल सामने रहती थी और ड्रम के ऊपर जब ड्रम बजाती थी तो उसकी जो रेजोनेंस यानी इको साउंड जो थी वो फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसकी बॉडी में जैसे तैर रहा हो ऐसा उसको महसूस होता था। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। एक्चुअली अगर वुडन का प्लेटफॉर्म हो तो वो क्या करती थी, अपने शूज रिमूव कर देती थी, जिसकी वजह से म्यूजिक के जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन जो है वो क्या हो सके, उसके बेयर फीट जो है और बेयर फीट से होते हुए पास होते हुए उसके लेग्स को फील हो सके, यानी वो क्या बजा रही है, किस तरह के वाइब्रेशन बज रहे हैं वो समझ पाए। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। जाहिर सी बात है, नॉट सरप्राइजिंगली, कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो है नहीं, क्योंकि इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, उसकी ऑडियंस को हमेशा उसने डिलाइट किया है। In 1991, she was presented with a royal, that is called a Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. उसको फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑफ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट यानी अकेले परफॉर्म देने वाला ऑफ द ईयर अवार्ड 1991 में उसको मिला था। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लैड, उस वक्त के जो मास्टर परक्यूशनिस्ट यानी ड्रम बजाने वाले, तबला बजाने जो थे म्यूजिशियन, जेम्स ब्लेड, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये लाइन कही थी, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग्स बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आगे हमने फर्स्ट में देखा था। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो क्या कर रही है, फील कर रही है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम जो सारे म्यूजिशियंस हैं उनसे भी ज्यादा डीप वो इस म्यूजिक को फील कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए ये जो म्यूजिक जो है वो उसको ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर सकती है। इवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक का मीनिंग ऐसा होता है, अ पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल काम में मग्न रहता है, हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, वो काम बंद ही नहीं कर सकता है, तो ऐसे इंसान को वर्कोहॉलिक कहते हैं। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कह रहे कि मैं हमेशा, आई ऑफन गो टू द वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उनसे भी ज्यादा हार्ड वर्क मैं करती हूँ। बट द रिवर्ड्स आर एनॉर्माउस, उसके जो रिवर्ड्स यानी उसको जो मिलने वाली चीजें हैं, उसको जो रिवर्ड्स है वो बहुत एनॉर्माउस। एनॉर्माउस का मीनिंग क्या होता है, वेरी बिग, it's a very big. Apart from the regular concert, Evelyn also gives a free concert in a prison and a hospital. उसके जो रेगुलर कॉन्सर्ट क्या होता है, तो कॉन्सर्ट एक म्यूजिकल इवेंट होते हैं जहाँ पे कोई भी परफॉर्मर जो होता है वो परफॉर्म करता है लोगों के सामने। तो ये उसके रेगुलर कॉन्सर्ट के साथ साथ वो फ्री कॉन्सर्ट भी प्रिजन यानी जेल में और हॉस्पिटल में देती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, उसने हमेशा जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनको सिखाने के लिए जो क्लासेस थे उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। एन रिचलिंग ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर अ डीफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो थी ऑफ द बीथोवन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रंस के लिए एक फंड रेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें से एन रिचलिन ने ये कहा था, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन, कि वो कैसी है, एवलिन क्या है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन यानी एक चमकती हुई प्रेरणा है, किसके लिए, जो डीप चिल्ड्रन है उनके लिए। दे सी दैट देयर इज अ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी यानी वो सारे बच्चे जो डीप बच्चे हैं वो ये देख रहे हैं दैट देयर इज अ नोवेयर, कोई ऐसी जगह नहीं है दैट दे कैन नॉट गो, कि वो न जा सके। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, आप देख सकते हो। एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन, उसने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही चीजें अकम्प्लिश कर दी थी, शायद मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसकी डबल, उससे डबल एज वाले भी जो नहीं कर पा रहे हैं उससे ज्यादा उसने इस एज में कर दिया है। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, परक्यूशन यानी जो ड्रम बजाने वाले, तबला बजाने वाले जो लोग थे
जो शायद ऑर्केस्ट्रा में पीछे रहते थे, उसने आज उनको फ्रंट में यानी सेंटर में ला दिया है उसकी वजह से। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये भी साथ में उसने ये डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि एक परक्यूशनिस्ट जो होता है वो बिल्कुल मूव करके पूरे स्टेज के ऊपर भी गा बजा सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है उनको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन उसने प्रदान की है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, जो भी लोग उसको देखते हैं तो ये यही कहते हैं अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियन, और उसने काफ़ी सारे लोगों को एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस, मिलियन लोगों को अपने म्यूजिक से बहुत ही बड़ी खुशी प्रदान की है। दैट इज कॉल्ड अ टोबोरा कॉवली, जिसने ये एक्सर्प्ट जो है वो लिखा है, जिसके साथ इसके इंटरव्यूज हुए थे। तो ये थी स्टोरी अबाउट द इवलिन ग्लैनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, दैट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक्स। तब तक के लिए थैंक यू।